बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल के पीके नर्स में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने स्टार्ट किया है बीएस नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर का कोर्स और हमने पहली फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का पहला यूनिट और इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का पहला पार्ट अपलोड किया हुआ है। अगर आपने ना देखा हो तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का सेकंड पार्ट को, जिसमें हम कवर करने वाले हैं लास्ट 3 ऑब्जेक्टिव, यानी कि डिस्क्राइब द फिलॉसफी ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ द हेल्थ वेलनेस इलनेस एंड डिजीज। इन चारों को हम डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। डिस्कस द रोल्स ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इन द कम्युनिटी सेटिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्स का क्या रोल है कम्युनिटी सेटिंग में। तो ये तीनों ऑब्जेक्टिवों को हम डिटेल में विद एमसीक्यूज डिफाइन करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए स्टार्ट कर लेते हैं हमारे सेकंड पार्ट को स्लाइड नंबर 31 से। जी हाँ, पिछली वीडियो के पार्ट नंबर 1 में हमने स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को डिटेल में पढ़ा है, लेकिन अभी हम समरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को पढ़ने वाले हैं कि इन चारों में मेन डिफरेंस क्या है या समरी इसकी क्या है। तो आइए पढ़ लेते हैं। अर्ली होम केयर स्टेज और डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग स्टेज में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, लेकिन आप लोगों ने डेट को याद रखना है कि बिफोर मिड 1800 का जो एरा है वो अर्ली होम केयर स्टेज था, और जो मिड 1800 टू 1900 का एरा जो है उसे हम डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग एरा कहते हैं। तो इन दोनों में मेन जो डिफरेंस है वो है सर्विसेज और एजेंसीज में। सर्विसेज में हमारे पास क्यूरेटिव सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी पेशेंट क्योर के हवाले से, और इसमें डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग में हम क्यूरेटिव सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं और प्रिवेंटिव भी, डिजीज़ को के क्योर के हवाले से भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और प्रिवेंटिव की डिजीज़ जिस चीज़ों से होता है तो उस चीज़ों को उन चीज़ को एलिमिनेट करना, प्रिवेंट करना, तो ये दोनों केयर हम प्रोवाइड करते हैं नर्सिंग डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग केयर में। तो आप लोगों को इन दोनों का डिफरेंस का पता ज़रूर होना चाहिए। और एजेंसीज में क्या फ़र्क है, ले और रिलीजियस ऑर्डर्स है, यानी कि जो मजहबी जो हुक्म होते हैं और जो जड़ या दूसरे जो हम टोटके वगैरह का जो इस्तेमाल कर लेते हैं, तो एजेंसीज यानी ये दोनों मेन एजेंसीज थे जो केयर प्रोवाइड करते थे अर्ली होम केयर स्टेज में। और डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग केयर में हमारे पास वॉलंटरी जो इख्तियारी इदारे थे या सम गवर्नमेंट जो इदारे थे, तो ये एजेंसीज हुआ करती थी जो कि डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग केयर प्रोवाइड करती थी। तो आप लोगों को इन दोनों का पता होना चाहिए कि मेन डिफरेंस क्या है। फोकस क्या था अर्ली होम केयर का, सिक पुअर, और डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग का भी सिक पुअर था। नर्सिंग ओरिएंटेशन इंडिविजुअल पर फोकस करना था, नर्सिंग ओरिएंटेशन डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग में भी इंडिविजुअल पर फोकस का। तो मेन जो डिफरेंस है वो है सर्विसेज प्रोवाइड करने में और एजेंसीज में। तो आप लोगों को इन दोनों का डिफरेंस का पता होना चाहिए, ये दोनों एमसीक्यूज के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। पब्लिक हेल्थ नर्सिंग और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में क्या डिफरेंस है। पब्लिक हेल्थ नर्सिंग का एरा 1900 टू 1970 तक है, और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एरा 1970 टू प्रेजेंट, अभी तक जो नर्सिंग एरा चला आ रहा है तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का है। ओके जी, इन दोनों में मेनली क्या डिफरेंस है, फोकस नीडी पब्लिक एंड जनरल पब्लिक। तो इन दोनों पब्लिक पर ज़्यादा फोकस किया जाता था पब्लिक हेल्थ नर्सिंग में। नीडी पब्लिक जिन पब्लिक को क्योर की या नर्सिंग केयर की ज़रूरत हुआ करती थी, तो पब्लिक हेल्थ नर्सिंग उस पर तवज्जो किया करता था। और कम्युनिटी में टोटल पॉपुलेशन, ओवरऑल पॉपुलेशन पर फोकस किया जाता था। तो ये डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। नर्सिंग ओरिएंटेशन फैमिली, तो यानी कि पब्लिक हेल्थ नर्सिंग में फैमिली पर ज़्यादातर फोकस किया जाता था, और उसमें नीडी पब्लिक और जनरल पब्लिक पर। और नर्सिंग ओरिएंटेशन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में मेन पॉपुलेशन, ओवरऑल पॉपुलेशन पर फोकस किया जाता था। सर्विसेज लेस क्यूरेटिव एंड लेस प्रिवेंटिव, तो पब्लिक हेल्थ नर्सिंग में लेस क्यूरेटिव एंड लेस प्रिवेंटिव कंपेयर टू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हेल्थ प्रमोशन एंड इलनेस प्रिवेंशन पर फोकस किया जाता था। तो ये दोनों का डिफरेंस आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए। पब्लिक हेल्थ नर्सिंग में लेस क्यूरेटिव, लेस प्रिवेंटिव, एंड कम्युनिटी में हेल्थ प्रमोशन और इलनेस के प्रिवेंशन भी। तो ये दोनों डिफरेंस आप लोग को ज़रूर पता होना चाहिए। एजेंसीज वॉलंटरी एंड सम गवर्नमेंट, कुछ गवर्नमेंट थे और कुछ वॉलंटरी, यानी कि कुछ इदारों के पास इख्तियार था कि वो पब्लिक हेल्थ नर्सिंग को प्रोवाइड कर सके, और कुछ गवर्नमेंट थे। और यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में मेनी काइंड मुख्तलिफ़ किस्म के इदारे थे, सम इंडिपेंडेंट और कुछ इंडिपेंडेंट थे, यानी कि ख़ुद अपने आप से कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोवाइड करने के इख्तियार रखते थे। तो ये हमारे पास मेन डिफरेंस है पब्लिक हेल्थ नर्सिंग और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। आगे जाते हैं।
Philosophy. Health is believed to be one of the rights of the all human beings nationally and internationally according to the WHO Charter. WHO मंशूर के मुताबिक हेल्थ के बारे में बिलीव किया जाता है कि ये बेसिक ह्यूमन नीड्स है, यानी कि हर एक इंसान का ये हक है कि वो हेल्थी लाइफस्टाइल गुजार सके, चाहे वो जिस भी जगह रहता हो, जिस भी कौम ज़बान से ताल्लुक़ रखता हो, नेशनली हो, इंटरनेशनली हो, या ब्लैक हो, वाइट हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, तो ये डिपेंड नहीं करता। लेकिन उसका हेल्थ के बारे में WHO कहता है कि वो उसका मेन राइट है। गोल ऑफ द हेल्थ फॉर ऑल इज बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ द इंडिविजुअल राइट ऑफ द बीइंग हेल्थी। ये इंपॉर्टेंट MCQs है कि गोल ऑफ द हेल्थ फॉर ऑल इज बेस्ड ऑन द डैश। कौन सी फिलोसफी के मुताबिक? फिलोसफी ऑफ द इंडिविजुअल राइट ऑफ बीइंग हेल्थी। तो इस फिलोसफी में हम क्या पढ़ते हैं कि गोल ऑफ हेल्थ फॉर ऑल, सारे ह्यूमन बींग्स के लिए जो गोल फॉर हेल्थ है, तो वो हमारे पास कौन सी फिलोसफी में आ जाता है? फिलोसफी ऑफ इंडिविजुअल और राइट ऑफ बीइंग हेल्थी। तो ये हमारे पास पहली फिलोसफी हुई। अभी हम सेकंड फिलोसफी को पढ़ने वाले हैं। ओके सॉरी जी, यहाँ पर कंटिन्यू है। दिस फिलोसफी इनकम्प्रेसेस ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी। ये पहली फिलोसफी सोसाइटी की हर एस्पेक्ट को कवर करती है। फॉर एग्जांपल सोशो कल्चरल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट। सोशो कल्चरल या इकोनॉमिक, माशी तौर पर या कि किसी भी जगह से हो, लेकिन इंडिविजुअल को, हर ह्यूमन बींग को उसके हेल्थ के हवाले से सपोर्ट करना है। सो देयर इज़ नो हिंड्रेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ अटेन दिस राइट, ताकि इस राइट को पूरा करने के लिए हमारा कोई भी हमसे वो बेहतियाती ना रह जाए या कोई भी चीज़ हाइड ना हो सके। तो ये सारा कुछ हम कौन सी फिलोसफी के मुताबिक करते हैं? फिलोसफी ऑफ इंडिविजुअल्स है, ये जो हमारे पहली फिलोसफी है। ओके जी, सेकंड नंबर पर फिलोसफी क्या कहती है? फिलोसफी ऑफ वर्किंग टुगेदर अंडर अ कॉम्पिटेंट लीडर फॉर द कॉमन गुड। तो बहुत से इंडिविजुअल मिलकर एक लीडर को फॉलो करते हुए एक दूसरे का हेल्प करते हैं और एक काम सर अंजाम देते हैं। इट इज़ फ्रॉम द प्राइमेटिव एजेस ऑफ द ह्यूमन एजेस मैन हैज़ लर्न टू लाइव टुगेदर टू मीट देयर नीड्स। ये पुराने ज़माने से या कई नस्लों से ह्यूमन की एक खसूसियत रही कि एक दूसरे के साथ रह कर एक दूसरे का ज़रूरियत पूरा कर सकते हैं, यानी कि एक कम्युनिटी में रह कर एक दूसरे का हेल्प कर सकते हैं या एक दूसरे से काम उठा सकते हैं। द बेसिस ऑफ द मॉडर्न कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज़ टू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेल्पिंग ईच अदर। तो मॉडर्न कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बेसिस क्या है कि वो एक दूसरे के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करे और एक दूसरे के का हेल्प कर सके। तो ये फिलोसफी हमें क्या बताती है कि एक दूसरे के साथ मिलकर ही एक दूसरे का हेल्प कर सकते हैं और एक दूसरे के ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड फिलोसफी कहती है। तो आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी का और से जो भी MCQs आता है तो वो हमारे पास सेकंड फिलोसफी है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? व्हेन इट कम्स टू कंसिडरिंग ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन आप ले ले, इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल वर्किंग थ्रू अ कम्युनिटी ग्रुप्स पीपल विद पीपल्स। तो जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सारे लोग मिलकर एक जैसा काम परफॉर्म करते हैं, तो इसी तरह एक कम्युनिटी में भी इक्वल पीपल डिवाइड होकर कोई भी काम सर अंजाम देते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर द पीपल ऑफ देयर म्यूचुअल बेनिफिट, एक दूसरे से फ़ायदा उठाना हो या एक दूसरे के साथ काम आना हो, तो इक्वली इंडिविजुअल एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेशन करते हैं। चेंज इन द बिहेवियर, या कोई बिहेवियर चेंज करना हो या लर्निंग करना हो, एंड हेल्थ प्रैक्टिसेस, या कोई भी हेल्थ के हवाले से कोई काम करना हो या केयरिंग या प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, तो ये सारा कुछ हम क्या करते हैं? इक्वली हिस्सा लेते हैं कम्युनिटी में। अ डेमोक्रेटिक टीम फंक्शनिंग इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ द हेल्थ केयर सर्विसेज। तो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ द हेल्थ सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए हमें एक डेमोक्रेटिक टीम चाहिए ताकि वो अच्छी तरीके से फंक्शन कर सके और हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रोवाइड कर सके। डेमोक्रेटिक टीम का मतलब ये होता है कि हर एक इंडिविजुअल को वो टीम काबिल कबूल हो, यानी कि कोई भी मसला ना हो, एक दूसरे के साथ कंबाइन मिलकर उस फंक्शन को या हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए हिस्सा ले। तो इसको हम डेमोक्रेटिक टीम कहते हैं। लास्ट फिलोसफी ये कहती है कि कम्युनिटी में रहने वाले लोग ये सलाहियत, ये एबिलिटी रखते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम के साथ डील कर सके, लेकिन अगर उन्हें एजुकेट किया जाए और उसकी हेल्प की जाए तभी वो अपनी प्रॉब्लम के साथ डील कर सकता है। एन इंडिविजुअल विद एवरेज इंटेलिजेंस कैन लर्न एंड डील विद हिज और ऑन नीड्स। और ये भी फिलोसफी साथ साथ ये भी कहती है कि वो हर एक इंडिविजुअल जो कि एवरेज इंटेलिजेंस रखता हो तो वो अपनी नीड्स, अपनी ज़रूरियात के साथ डील कर सकते हैं और अपनी ज़रूरियात को पूरा
कर सकता है। मॉडिफाई हिज हर लाइफ स्टाइल एडजस्ट टू हिज और हर चेंजिंग इन्वायरमेंट, और वो अपने लाइफ को स्टाइल को मॉडिफाई भी कर सकता है और चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ एडजस्टमेंट भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल ही कैन लर्न टू सॉल्व हिज और हर प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जांपल वो लर्न कर सकता है कि वो किस तरह अपनी प्रॉब्लम के साथ रहे या डील उसे करे या उसे सॉल्व करे। तो ये हमारे पास थर्ड फिलोसफी कहती है। आगे हमारे पास थर्ड फिलोसफी कंटिन्यू है। On the basis of this philosophy emphasizes is placed on the health education projected toward the individual in homes। तो इस फिलोसफी का मेन मकसद क्या है या ये किस चीज़ पर जोर देता है? हेल्थ एजुकेशन पर, कि वो हर एक घरों में रहने वाले इंडिविजुअल को हेल्थ एजुकेशन दी जाए या हेल्थ सेंटर में एजुकेशन दी जाए या प्लेस ऑफ द वर्क जहाँ पर वो काम करते हो, स्कूल में, कम्युनिटी प्लेस और हॉस्पिटल या हॉस्पिटल्स में। तो इन सारों जगहों पर हेल्थ एजुकेशन पर कौन सा फिलोसफी जोर देता है? थर्ड वाला। दिस हेल्प टू मॉडिफाई देयर बिहेवियर रिस्पेक्टिव टू हेल्थ। तो ये हमें किस चीज़ में हेल्प देता है? टू मॉडिफाई देयर बिहेवियर, कि वो अपने बिहेवियर को हेल्थ के हवाले से चेंज करे, अपने परसेप्शन, अपने थॉट्स को हेल्थ के हवाले से चेंज करे। तो इसलिए हेल्थ एजुकेशन उसको दी जाती है थर्ड फिलोसफी के मुताबिक। लास्ट फिलोसफी हमारे पास है फिलोसफी ऑफ द सोशलाइजेशन। नाम से ज़ाहिर होता है कि इसमें इंडिविजुअल को सोशलाइज बनाया जाता है, उसको एजुकेट किया जाता है कि माशरे में आप अपने हेल्थ को कैसे बरकरार रख सकते हैं और डिजीज़ से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं या हेल्थ में कैसे प्रमोशन कर सकते हैं। तो सारा कुछ जो जिसकी वजह से इंडिविजुअल को सोशलाइज बनाया जाए, तो ये हम फिलोसफी ऑफ द सोशलाइजेशन में करते हैं। तो ये हमारे पास लास्ट फिलोसफी थी। आगे हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ द हेल्थ। यहाँ पर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, टोटल 4 डेफिनेशन है। पहला लिडिलेम ने किया है, यानी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किया है, दूसरा WHO ने, और तीसरा हिप्पोक्रेट्स ने, और चौथा हमारे पास है एंशिएंट टाइम्स में हेल्थ के बारे में जो तस्वर किया जाता था तो वो डिस्कस किया गया है। तो टोटल हमारे पास 4 डेफिनेशन है। एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा डेफिनेशन किसने किया है। ओके जी, पहले हमारे पास है द कॉन्सेप्ट ऑफ द हेल्थ हैज़ बीन डिफाइंड डिफरेंटली बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जांपल फ्लोरेंस नाइटिंगेल, the celebrated nurse better known as the lady with lamp is defined health as dash। बहुत से इंडिविजुअल ने हेल्थ को मुख्तलिफ तरीके से डिफाइन किया है, लेकिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिसे लेडी विद लैम्प यानी लेडी लैम्प भी कहा जाता है, तो उन्होंने हेल्थ को कुछ यूँ डिफाइन किया है कि स्टेट ऑफ बीइंग वेल, एक इस तरह का बीइंग वेल स्टेट यानी कि एक अच्छा हालत यानी कि खुशनुमा हालत, यूजिंग एवरी पावर द इंडिविजुअल पोजेसेस टू द फुलसेट एक्सटेंड, जिसमें एक इंडिविजुअल अपने पावर, हर एक पावर को एक छोटे लेवल से बड़े हद तक लेवल तक इस्तेमाल करने की एबिलिटी रखता हो। तो इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? हेल्थ कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम इस तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एक इस तरह का अच्छा हालत, बीइंग वेल यानी कि गुड कंडीशन, जिसमें इंडिविजुअल हर एक पावर को एक छोटे लेवल से बड़े लेवल तक इस्तेमाल कर सकता है, एबिलिटी रखता हो, तो उसको हम हेल्थ कहते हैं। अल्टरनेटिवली WHO ने किस तरह डिफाइन किया है? द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन हेल्थ इज a state of complete physical, mental and social well-being and not merely absence of the disease or infirmity। तो WHO इस तरह डिफाइन करता है कि एक इस तरह का कंप्लीट हालत किस चीज़ की? फिजिकल की, मेंटल की या सोशल वेलबींग की, जिसमें इसका ये मतलब नहीं होता कि कोई डिजीज़ नहीं पाया जाता हो, डिजीज़ भी पाया जाता है, लेकिन एक कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग को हम क्या कहते हैं? हेल्थ कहते हैं। तो जब भी कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग आता है तो इसको हम क्या कहते हैं? किसने डिफाइन किया है? WHO ने। तो ये दोनों टर्म आपको याद रखने चाहिए कि कौन से डेफिनेशन को किसने डिफाइन किया है। आगे हमारे पास थर्ड डेफिनेशन हिप्पोक्रेट्स करता है, लेकिन उससे पहले हम ऊपर के सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। द टर्म हेल्थ इज ड्राइव फ्रॉम द ओल्ड इंग्लिश वर्ड। कहाँ से आया है द टर्म हेल्थ? HOELTH। ये अपने साथ नोट कर ले कि ये हेल्थ जो वर्ल्ड है इससे क्या डिराइव हुआ है? हेल्थ वर्ड। पहले हेल्थ हम यूज़ करते, लेकिन अभी हम हेल्थ का यूज़ कर रहे हैं, विच लिटरली मीन्स, इसका मेन मतलब क्या होता है? क्या स्टेट, एक इस तरह का हालत और कंडीशन ऑफ बीइंग साउंड और होल, यानी कि जिसमें बंदा खुशनुमा, अच्छा फील करता हो, कोई भी काम करने की एबिलिटी रखता हो, बीइंग साउंड एंड होल। वे बैक इन 400 BC, अगर हम 400 BC पीछे जाते हैं तो हिप्पोक्रेट्स इस तरह डिफाइन करता है कि affirm that human well-being was influenced by the subtotal of the all environmental factors। तो इस तरह डिफाइन करता है कि
ह्यूमन का जो हेल्थ या वेल बीइंग है वो सारा कुछ किससे मुतासर होता है या किस चीज़ का उस पर ज़्यादा इफेक्ट होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का। और उसमें हमारे पास उसके लिविंग हैबिट, रहन सहन के जो उसकी आदत है, क्लाइमेट मौसम है, क्वालिटी ऑफ एयर है, हवा किस तरह है, वाटर पानी किस तरह है, फूड, तो ये सारा कुछ जो होता है ऑल द इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं वो हमारे हेल्थ को इफेक्ट करता है। और ये कौन कहता है? हिपोक्रेट्स। तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए कि टोटल ऑफ द ऑल इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं इसके बारे में कौन बात करता है? हिपोक्रेट। तो ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। आगे हमारे पास लास्ट डेफिनेशन जो आता है वो है हमारे पास एंशियंट टाइम्स है। पुराने ज़माने में हेल्थ के बारे में क्या तस्वर किया जाता है? हेल्थ वाज थॉट टू इज रिजल्ट फ्रॉम द हार्मोनी अमॉन्ग द थ्री वाइटल कंपोनेंट्स। पहले ज़माने में ये तस्वर किया जाता था कि हेल्थ हमारे पास जो होता है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना है, जिसमें उन तीनों में हार्मोनी या बैलेंस होना ज़रूरी होता है। तो वो क्या है? नेमली बॉडी, एनवायरमेंटल एंड लाइफस्टाइल। बॉडी, एनवायरनमेंट एंड लाइफस्टाइल, ये तीनों चीज़ों का बैलेंस होना, हार्मोनी रहना बहुत ज़रूरी होता है। और ये कौन डिफाइन करता है? एंशियंट टाइम, पुराने ज़माने में हेल्थ को इन तीनों चीज़ों के बेस पर डिफाइन किया जाता था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। हिस्टोरिकली स्पीकिंग द हेल्थ एंड द डिजीज हैव बीन कॉज्ड टू एक्सट्रीम ऑफ द सेम कॉन्टिन्यूम। अगर हम किसी स्केल को ड्रा करते हैं तो हेल्थ को अगर हम एक जगह पर डिफाइन करते हैं तो डिजीज़ के इसको ऑपोजिट डिफाइन करेंगे। कि अगर एक बंदे का हेल्थ को हम लेफ्ट साइड पर डिफाइन करते हैं तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? डिजीज़। फॉर एग्जाम्पल विद हेल्थ एट वन एक्सट्रीम एंड डेथ एंड द अदर, यानी कि अगर हम एक जगह पर हेल्थ को ले लेते हैं इसके ऑपोजिट में क्या होगा? डेथ। द एब्सेंस ऑफ वन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द अदर। अगर एक चीज़ का एब्सेंट होना होता है, यानी कि एक चीज़ को हम साइड पे कर दे, एब्सेंट कर दे, तो फिर हम दूसरी चीज़ को तस्वर करेंगे। अगर कोई बंदा हेल्थी ना हो तो उसका मतलब ये है कि उसमें डिजीज़ है या डेथ उसका काज होगा। अगर किसी बंदे में हम कोई भी डिजीज़ को डिफाइन नहीं करते कि इसमें कोई भी डिजीज़ नहीं पाया जाता तो इसका मतलब है कि वो पर्सन हेल्दी है। तो इस तरह ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर एक वर्ड नहीं पाया जाता है तो इसका मतलब कि दूसरा वर्ड लाजमी पाया जाएगा। तो ये हमारे पास पुराने ज़माने में हेल्थ को कुछ यूँ डिफाइन किया जाता था। आगे हमारे पास है हेल्थ एंड वेलनेस। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हेल्थ एंड वेलनेस? आइए डिफाइन करते हैं। द टर्म हेल्थ एंड वेलनेस आर ऑफ्टन यूज इंटरचेंजेबली। अक्सर औकात हेल्थ एंड वेलनेस एक दूसरे के बजाय एक दूसरे की जगह इस्तेमाल की जाती है, लेकिन देर इज़ अ सबटल डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू। लेकिन इन दोनों के दरमियान एक वाज़ेह डिफरेंस है। वेलनेस कैन बी कंसिडर्ड टू दी प्रिकर्सर ऑफ द हेल्थ। वेलनेस को हम इस तरह तस्वर कर सकते हैं कि ये एक प्रिकर्सर ऑफ द हेल्थ, यानी कि हेल्थ की तरफ एक निशानदेही करता है कि बंदा हेल्दी है या नहीं है। प्रिकर्सर का मतलब है निशानदेही करना, यानी कि हमें एक साइन सिम्टम प्रोवाइड करता है कि बंदा हेल्दी है या नहीं है। इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस इन्वॉल्व इन मेकिंग चॉइसेस फॉर हेल्थी एंड फुलफिलिंग द लाइफ। ये एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस का मतलब है कि एक्टिविटीज़ पर मुश्तमिल प्रोसेस है जिसमें मेकिंग चॉइसेस फॉर हेल्थी एंड फुलफिलिंग लाइफ, यानी कि बंदे के पास चॉइस होता है कि वो अपने आप को हेल्दी रखे एंड फुलफिलिंग द लाइफ, अपनी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को अचीव कर सके। तो वेलनेस का हम इस तरह वो कर सकते हैं डिफाइन कि ये एक प्रिकर्सर ऑफ द हेल्थ है, हेल्थ की निशानदेही करता है, और ये एक चॉइस है। इंडिविजुअल के पास चॉइस होता है कि आप हेल्दी रहना चाहते हैं या डिजीज़ फुल रहना चाहते हैं। तो ये हमारे पास हेल्थ से पहले एक निशानदेही करता है और ये फीलिंग है एक्चुअली में वेलनेस, और ये सब्जेक्टिव है। ओके जी, अभी हम आगे इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज़ वेलनेस। इज़ अचीव थ्रू अ डायनामिक लाइफस्टाइल। हम इसको एक डायनामिक लाइफस्टाइल के ज़रिए अचीव कर सकते हैं। डायनामिक स्टाइल का मतलब ये होता है कि एक्टिविटी पर मुश्तमिल लाइफ जिसमें मूवमेंट हो, हरकत हो, which encompasses the various aspects including self-reliance, physical fitness, nutritional awareness, stress management and environmental sensitivity। तो इसमें various मुख्तलिफ किस्म के एस्पेक्ट्स के पर मुश्तमिल एक लाइफ होता है, लाइफ स्टाइल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्फ रिलायंस का मतलब ये होता है कि अपने आप पर भरोसा रखना, फिज़िकली फिटनेस हो, आप फिज़िकली एक्टिव हो, एक्सरसाइज करते हो, न्यूट्रिशनल अवेयरनेस हो, यानी कि आप को पता हो कि कौन सा न्यूट्रिशन आपके लिए अच्छा हो और कौन सा आपके लिए बुरा होता है।
एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, आप स्ट्रेस के साथ कोप कर सकते हो, यानी कि आप डेली लाइफ जो स्ट्रेसफुल एक्टिविटी है आप उसके साथ मैनेज कर सकते हो। एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी, इनका मतलब ये होता है कि गैर आलूदा इन्वायरमेंट में रहना, या इन्वायरमेंट सेंसिटिविटी का मतलब ये भी इस तरह भी हम मतलब लिख सकते हैं कि साफ़ सुथरा माहौल। तो ये सारी चीज़ें एक डायनामिक लाइफस्टाइल, एक वेलनेस को हम इस तरह अचीव कर सकते हैं, जिसके ज़रिए फिर हम हेल्थ को आगे अचीव कर सकते हैं। इट इज़ अ फीलिंग एक्सपीरियंस बाय द पर्सन, ये एक्चुअली फीलिंग होता है अबाउट देयर हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। और किसी भी इंडिविजुअल के हेल्थ के बारे में या क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में कौन बताता है? वेलनेस बताता है हमें। हेंस वेलनेस कैन बी कंसिडर्ड टू बी सब्जेक्टिव फिनोमिना, ये एक सब्जेक्टिव प्रोसेस है। ये भी एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्टिव फिनोमिना है या ऑब्जेक्टिव फिनोमिना है। ये सब्जेक्टिव फिनोमिना है, इसमें इंडिविजुअल फील करता है कि आई एम वेलनेस, मैं एक सेहतमंद आदमी हूँ। एंड फॉर द स्टेट टू एग्जिस्ट बोथ बॉडी एंड माइंड हैव टू बी इन ऑप्टिमम स्टेट। और ये इस तरह का स्टेट होता है जिसमें बॉडी एंड माइंड दोनों, जिस्म और माइंड दोनों हमारे पास एक बड़े हाई लेवल पर होता है, ऑप्टिमम स्टेट पर होता है, उसमें कोई कमज़ोरी नहीं होती, तंदुरुस्त होता है बंदा। तो ये हमारे पास वेलनेस होता है। अभी हम आगे जाते हैं और आगे हमारे पास कंटिन्यू है। देयर आर डिफरेंट कंसेप्ट, मुख्तलिफ कंसेप्ट है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल वेलनेस मीन्स इन एक्टिव प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अवेयर एंड मेकिंग चॉइस टुवर्ड अ हेल्थी एंड फुलफिलिंग लाइफ। वही बात दोबारा रिवाइज की जा रही कि एक्टिव प्रोसेस है जिसमें बंदा अवेयरली डिसाइड करता है, चॉइस उसके पास होता है कि मैं हेल्दी रहना चाहता हूँ या नहीं, कि मैं किस तरह हेल्दी रह सकता हूँ, या अपनी लाइफ के हर एक एक्टिविटी को या हर एक चीज़ को मैं किस तरह अचीव कर सकता हूँ। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एंड ग्रोथ, ये हमारे पास प्रोसेस ऑफ चेंज है, इसमें बंदा चेंज होता है और ग्रोथ बंदे के होता है। इट इज़ हाउ अ पर्सन फील अबाउट देयर हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, वही बात बंदा फील करता है कि मेरे अपनी हेल्थ के बारे में कि हेल्थ उसका कौन से स्टेज पर होता है, एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में कि मेरी जो ज़िंदगी है वो कौन सी क्वालिटी, यानी कि मेरी लाइफ की क्वालिटी क्या है। दिस इज़ अ ब्रॉडर टर्म देन हेल्थ, ये टर्म जो होता है ब्रॉडर होता है देन हेल्थ। दीज कंसेप्ट आर इंटरचेंजेबली, इट इज़ बेस्ड ऑन द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, पर्सनल ओपिनियन। वही दोबारा बात की है, पर्सनल ओपिनियन होता है, हर एक का पर्सनल ओपिनियन होता है अपने आप के जिस्म और माइंड के बारे में, कि मैं कितना वेलनेस हूँ या मैं कितना मुझ में तंदुरुस्ती है, अपनी हेल्थ के हवाले से अपना परसेप्शन रखता है सब्जेक्टिव वाइज। तो ये हमारे पास वेलनेस होता है। आगे हमारे पास है इलनेस। व्हाट इज़ इलनेस? यहाँ पर कुछ डेफिनेशन है वेलनेस को, यहाँ पर डिफ़ाइन किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डिजीज़ को डिफ़ाइन किया गया है, फिर सिक को डिफ़ाइन किया गया है, और इन तीनों चारों टर्म के दरमियान हम डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। डायरेक्टली एमसीक्यूज भी आ सकता है, इलनेस का डेफिनेशन आ सकता है, सिक का आ सकता है, और इसके अलावा डिजीज़ का भी आ सकता है। तो व्हाट इज़ इलनेस? इलनेस इज़ अ फीलिंग इन एक्सपीरियंस ऑफ अनहेल्दी विच इज़ एंटायरली पर्सनल इंटीरियर टू द पर्सन ऑफ द पेशेंट्स। इलनेस हमारे पास एक फीलिंग होती है जिसमें एक पेशेंट, एक बंदा, एक इंडिविजुअल ये एक्सपीरियंस करता है कि मैं अनहेल्दी हूँ। अभी अनहेल्दी का ये मतलब नहीं है तो कि उसमें एक डिजीज़ पाया जाएगा या उसमें डिजीज़ नहीं होता होगा, तो इसका ये मतलब नहीं होता, ये सिर्फ फीलिंग होती है। कभी कभार डिजीज़ नहीं होता लेकिन बंदा इलनेस महसूस करता है, अनहेल्दी फीलिंग करता है। कभी कभार डिजीज़ होता है फिर भी बंदा इलनेस महसूस नहीं करता, अनहेल्दी महसूस नहीं करता। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। अ स्टेट इन विच द पर्सन फील्स अनहेल्दी में और मे नॉट बी रिलेटेड टू डिजीज़। कभी कभार बंदा इलनेस महसूस करता है लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि उसमें डिजीज़ पाया जाएगा। ऑफ्टन इट इज़ अकॉम्पनीज अ डिजीज़, अक्सर ये डिजीज़ पर मुश्तमिल होता है। बट द डिजीज़ में भी अनक्लियर, कभी कभार डिजीज़ अनक्लियर होते हैं, यानी कि कभी कभार ये पता नहीं होता कि बंदे को कौन सा डिजीज़ है या डिजीज़ है भी या नहीं है। एज इन द अर्ली स्टेज ऑफ द कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस और डायबिटीज़। फॉर एग्जांपल कैंसर या ट्यूबरक्लोसिस या डायबिटीज़ के केस में बंदे को फर्स्ट टाइम पता नहीं चल जाता कि बंदे को कौन सा डिजीज़ है, लेकिन बंदा इलनेस महसूस करता है, अनहेल्दी फील करता है। आगे हमारे पास कंटिन्यू है। अकॉर्डिंग टू कोज़र एटाल, एटाल आप जानते हैं व्हाट इज़ एटाल? जब 3 से ज़्यादा राइटर पर मुश्तमिल एक रिसर्च, एक स्टेटमेंट हो तो उसको फिर उसके साथ एक राइटर के साथ, फर्स्ट राइटर के साथ हम ई एटाल लिखते हैं। इलनेस इज़ अ हाईली पर्सनल स्टेट इन विच द पर्सन फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल डेवलपमेंट और फिजिकल फंक्शन इज थॉट टू बी डिमिनिश्ड।
तो अकॉर्डिंग टू कोजायर और एटल दूसरे राइटर्स के अकॉर्डिंग इलनेस एक हाईली पर्सनल स्टेट है जिसमें बंदा फिजिकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली यानी ज़हनी तौर पर, सोशल डेवलपमेंट और फिजिकली फंक्शन क्या होते हैं, डिमिनिश होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। इलनेस इज डिफरेंट फ्रॉम द डिजीज, डिजीज से डिफरेंट होता है। इलनेस इज अ मेनली अ सब्जेक्टिव फीलिंग, ये हमारे पास सब्जेक्टिव फीलिंग होती है। और बीइंग सिक यानी कि बंदा सिक महसूस करता है एंड डज नॉट पर्टेन टू बी पैथोलॉजिकल प्रोसेस प्रॉब्लम। इसका ये मतलब नहीं होता कि हमेशा उसमें पैथोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम पाया जाएगा। तो डिजीज़ का मतलब क्या होता है कि जब हमारे बॉडी के ऑर्गन में कोई डिसफंक्शन आ जाए। इलनेस में इस तरह का कोई वो नहीं होता, लेकिन सिर्फ फीलिंग होती है अनहेल्दी की। और डिजीज़ में बंदा कम्प्लीटली जिसके ऑर्गन के फंक्शन डिस्टर्ब हो जाए तो उसे हम डिजीज़ यानी कि पैथोलॉजिकली चेंजेस आ जाए तो उसे हम डिजीज़ कहते हैं। आगे हमारे पास कंटिन्यू है, इट इज़ द ओनली इंडिविजुअल हु कैन से दैट ही और शी इज़ इल। बंदा सिर्फ अपने बारे में कहता है कि मैं अनहेल्दी हूँ, मुझे इल है, मैं इल महसूस करता हूँ। देयर आर द इंडिविजुअल हु हैव द एबनॉर्मेलिटी दैट कैन बी काउंटेड एज अ सिम्टम ऑफ डिजीज बट डू नॉट फील इल। तो कभी कभार बंदे को सिम्टम होते हैं एक डिजीज़ के हवाले से, लेकिन वो इल महसूस नहीं करता, लेकिन उसको एक्चुअली डिजीज़ होता है। एंड देयर आर द इंडिविजुअल हु हैज बॉडी टिश्यू डज नॉट डेमोन्स्ट्रेट चेंज बट हु फील इल एंड डू नॉट फंक्शन वेल। कभी कभार इंडिविजुअल में बॉडी के टिश्यू में कोई चेंजेस नहीं आ जाते, कोई साइन सिम्टम नहीं होता, लेकिन फिर भी बंदा फील करता है इलनेस एंड डू नॉट फंक्शन वेल, और अच्छी तरीके से फंक्शन सही नहीं कर पाता, लेकिन उसमें कोई सिम्टम भी नहीं होती, लेकिन फिर भी बंदा बट फील इल महसूस करता है। अभी एक डेफिनेशन और है हमारे पास, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ही आप याद कर ले कि व्हाट इज सिकनेस। सिकनेस रेफर टू अ स्टेट ऑफ द सोशल डिसफंक्शन। ये अपने साथ नोट कर ले डायरेक्टली, कई बार ये एमसीक्यूज पास पेपर में आ चुका है कि डैश रेफर टू अ स्टेट ऑफ सोशल डिसफंक्शन। जब कोई सोशली डिसफंक्शन आ जाती है, एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, तो उसको हम स्पेशली एक टर्म, एक नाम देते हैं, उसे हम सिकनेस कहते हैं। अपने साथ ये अपने जहन में बिठाए। ओके जी, डिजीज, व्हाट इज डिजीज। डिजीज दो वर्ड से बना है, डिस एंड ईज, यानी कि एब्सेंस ऑफ ईज, एब्सेंस ऑफ आराम। तो जब हमारे बॉडी में कोई आराम ना हो तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बॉडी में कोई डिजीज़ है। डिजीज़ कहाँ से आया है? फ्रॉम ओल्ड फ्रेंड से, ओल्ड फ्रेंड से, ये आप लोगों ने याद रखना है। एंड अल्टीमेटली लेटन और लेटन से, तो इसका मतलब ये हो कि ओल्ड फ्रेंच एंड लेटन से आया है। एज लिटरली द एब्सेंस ऑफ ईज, यानी कि जब हमारे बॉडी में कोई आराम ना हो, एब्सेंस ऑफ ईज हो, तो इसको हम डिजीज़ कहते हैं। डिजीज़ इज अ पैथोलॉजिकल चेंज इन द स्ट्रक्चर और द फंक्शन ऑफ द माइंड एंड बॉडी। ये इसका डेफिनेशन है कि हमारे पास पैथोलॉजिकल चेंज है इन द स्ट्रक्चर और द फंक्शन ऑफ द माइंड एंड बॉडी। हमारे बॉडी की स्ट्रक्चर और फंक्शन या हमारे माइंड में कोई चेंजेस आए तो इसका मतलब ये हो कि हमारे बॉडी में कोई डिजीज़ पाया जाता है। डिजीज़ इन ऑब्जेक्टिव फिनोमिना, याद रखें, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इलनेस इज अ सब्जेक्टिव फिनोमिना and disease is an objective phenomena. It is based on the effect derived from the diagnostic test and is not depend on the personal opinion. ये illness की तरह पर्सनल ओपिनियन पर डिपेंड नहीं करता कि पर्सन कहता है कि मुझे कोई अनहेल्थी फीलिंग है या मुझे कोई तकलीफ़ है। तो डिजीज़ ये डायग्नोस्टिक टेस्ट के ज़रिए आइडेंटिफाई किया जाता है या फिजिशियन उसे आइडेंटिफाई करता है क्लाइंट में या कोई भी सिक पर्सन में। A disease will be classified as a specific medical condition and will have a sign and symptom that are associated with it. तो ये हमारे पास एक स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन है जिसमें स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम होते हैं, तो ये हमारे पास डिजीज़ होता है। फॉर एग्जांपल कैंसर की अपने साइन सिम्टम होते हैं एंड डायबिटीज़ के अपने होते हैं, HIV की अपने होते हैं। तो हमारे पास डिपेंड करता है डिजीज़ पर कि कौन सा डिजीज़ है, तो उसके ख़ास एंड साइन एंड सिम्टम के बेस पर हम उसे नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल निमोनिया, निमोनिया में हमारे पास कफिंग, फीवर और बहुत किस्म के इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन होते हैं, तो ये हमारे पास निमोनिया होता है। तो हम डिफाइन करते हैं साइन एंड सिम्टम के बेस पर। Often different diseases have similar symptoms, so it is important for the physician to do depth analysis in order to arrive at the correct diagnosis. तो कभी कभार मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ सेम साइन एंड सिम्टम रखते हैं, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है फिजिशियन के लिए कि वो डेप्थ एनालिसिस करे ताकि वो स्पेसिफिक डायग्नोसिस करे ताकि वो स्पेसिफिक डिसीजन पर पहुंच जाए कि इस पेशेंट को ये डिजीज़ है।
बिकॉज कुछ डिजीज़ सिमिलर साइन सिम्टम रखता है, तो इसलिए ये डिपेंड करता है फिजिशियन पर कि वो किस तरह एनालिसिस डिप में करता है और डिजीज़ को स्पेसिफाई करता है डायग्नोसिस के बेस पर। द स्टडी ऑफ द डिजीज इज नोन एज डैश। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, व्हाट इज पैथोलॉजी? द स्टडी ऑफ द डिजीज। आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं कि द स्टडी ऑफ सिक person, the study of illness, the study of unhealthy persons. So the study of the dash is known as pathology, disease. Pathologist seeks to find the cause of the disease. तो पैथोलॉजिस्ट जो होता है, फिजिशियन डॉक्टर जो होता है, वो फाइंड करता है कि ये डिजीज़ कहाँ से आया है। काज इसको हम एटोलॉजी भी कहते हैं। इट डिफर्स फ्रॉम द डिसऑर्डर दैट मीन a slight partial or temporary irregularity in the systems। आप लोगों ने ये टर्म याद रखना है कि डिसऑर्डर डिफरेंट है डिजीज से। किस तरह? डिसऑर्डर में स्लाइड बहुत कम या पार्शल टेम्परेरी इरेगुलरिटी होती है सिस्टम में, और डिजीज़ में क्या होता है, पैथोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं स्ट्रक्चरली और फंक्शनली हमारे माइंड और बॉडी में। लेकिन स्लाइडी और पार्शल टेम्परेरी चेंज जब हमारे सिस्टम में आ जाता है तो उसको हम डिसऑर्डर कहते हैं। तो ये आप लोगों ने इस टर्म को याद रखना है कि डिसऑर्डर का मतलब होता है पार्शली स्लाइडली चेंज इन द सिस्टम्स, इन द रेगुलरिटी ऑफ द सिस्टम्स इज कॉल्ड डिसऑर्डर। ओके जी, आगे हमारे पास है कम्युनिटी हेल्थ नर्स रोल्स। एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स का रोल क्या होता है? तो ये हमारे पास 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, क्लाइंट ओरिएंटेड रोल्स, डिलीवरी ओरिएंटेड रोल्स एंड पॉपुलेशन बेस्ड ओरिएंटेड रोल्स। तो आइए इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ते हैं। ओके जी, फर्स्ट नंबर पर है क्लाइंट ओरिएंटेड रोल्स। क्लाइंट ओरिएंटेड रोल्स को फिर मजीद डिवाइड किया गया है 8 कैटेगरीज में। क्लाइंट ओरिएंटेड मीन क्लाइंट के साथ रिलेटेड रोल्स। पहले नंबर पर है केयर गिवर, एजुकेटर, काउंसलर, रेफरल रिजोर्ट, रोल मॉडल, एडवोकेट, प्राइमरी केयर प्रोवाइडर, केस मैनेजर। तो इन 8 की हम डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। डायरेक्टली एमसीक्यूज इस तरह का आ सकता है कि आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस दिया होगा और फिर ऑप्शन में केयर गिवर, ऑप्शन ए, बी एजुकेटर, ऑप्शन सी काउंसलर। तो आप लोगों ने डायरेक्टली डेफिनेशन को याद रखना है और डेफिनेशन में आपने क्या करना है, कुछ पॉइंट्स को नोट करना है। केयर गिवर का मतलब ये होता है कि इसमें यूज इज द नर्सिंग प्रोसेस टू प्रोवाइड डायरेक्ट नर्सिंग इंटरवेंशन टू इंडिविजुअल फैमिली पॉपुलेशन ग्रोथ। इसमें नर्स क्या करते हैं, नर्सिंग प्रोसेस के बेस पर, आपने ये टर्म याद रखना है, नर्सिंग प्रोसेस के बेस पर डायरेक्टली नर्सिंग इंटरवेंशन देता है इंडिविजुअल को, फैमिली को, पॉपुलेशन ग्रुप को। एजुकेटर एजुकेट करता है क्लाइंट को। फैसिलिटेट द लर्निंग फॉर द पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर चेंज। तो पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर चेंजेस कौन लाता है, एजुकेटर। फैसिलिटेट द लर्निंग प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है एक नर्स, ताकि पेशेंट जल्द से जल्द सीख सके अपने हेल्थ के हवाले से। तो ये एजुकेटर का काम होता है। काउंसलर, ये एजुकेटर और काउंसलर के दरमियान आप लोगों ने फ़र्क जाना है। टीचेज एंड असेस द क्लाइंट इन द यूज ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर कंफ्यूज आप लोगों ने नहीं होना है। एजुकेटर नाम से होता है कि उसमें टीचेज होते हैं, नहीं। टीचिंग और असेसिंग द क्लाइंट इन यूज ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस का जो टीचिंग है वो कौन देता है, काउंसलर देता है। एजुकेटर सिर्फ लर्निंग प्रोसेस को क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, और काउंसलर टीच करता है, असिस्ट करता है क्लाइंट को कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस को यूज़ करे। तो इन दोनों में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोगों ने याद रखना है। ओके जी, ये आप लोग देख सकते हैं, एक डायग्राम है। कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या करता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या करता है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है। इसके अलावा क्या करता है, आइडेंटिफाई द सोल्यूशन को फिर आइडेंटिफाई करता है। डेवलप द क्राइटेरिया फॉर द एक्सेप्टेबल सोल्यूशन, क्राइटेरिया यानी प्लान डेवलप करता है। एवॉल्वेशन करता है सोल्यूशन इन रिटर्न ऑफ द क्राइटेरिया एंड इम्प्लीमेंटेशन करता है, डायरेक्टली एक्शन लेता है। और लास्ट में क्या करता है, एवोलुएट करता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं, और इंडिविजुअल क्लाइंट की हेल्थ में कोई चेंजेस आया पॉजिटिव या नहीं। तो ये हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ नर्स का काम है। ओके जी, आगे हमारे पास है रेफरल रिसोर्सेज। इसमें नर्स क्या करता है, क्या रोल प्ले करता है, लिंक्स द क्लाइंट टू द सर्विसेज टू मीट आइडेंटिफाई हेल्थ नीड्स। इसमें नर्स ये रोल प्ले करता है कि क्लाइंट्स को सर्विसेज के साथ लिंक करता है, यानी वो सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो चीज़ें क्लाइंट के हेल्थ की ज़रूरत हो, हेल्थ के लिए ज़रूरत हो, या जिस भी चीज़ की क्लाइंट के लिए ज़रूरत हो, तो वो सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड करता है, नर्स प्रोवाइड करता है। तो इसलिए नर्स एज अ रेफरल रिसोर्स काम करता है। रोल मॉडल,
इसमें नर्स एज अ रोल मॉडल प्ले करता है, यानी कि जो भी ऑर्डर करे या जो भी वो इंटरवेंशन, जो नर्सिंग प्रोसेस, जो एवोल्यूशन, डायग्नोसिस वो प्रोवाइड करना चाहे तो क्लाइंट उसको एज अ रोल मॉडल लेता है, यानी कि वो सारी चीज़ों को अप्लाई करता है या एक्सेप्ट करता है जो कि नर्स कहता है। तो इसमें डिमॉन्स्ट्रेट द डिज़ायर हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर्स है, यानी कि नर्स वो सारे बिहेवियर्स को शो करता है जो कि एक क्लाइंट की हेल्थ के हवाले से ज़रूरी हो। तो इसको एज अ रोल मॉडल लिया जाता है नर्स को, यानी कि क्लाइंट वो सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करता है या वो सारे बिहेवियर्स को एक्सेप्ट करता है जो कि एक नर्स प्रोवाइड करना चाहे, तो रोल मॉडल लेता है एज एन एक नर्स को। एडवोकेट का मतलब है वकील बनना। क्लाइंट की तरफ से जब नर्स वकालत करे तो उसको हम एडवोकेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, स्पीक्स और एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट हु कैन नॉट डू इट फॉर देमसेल्व्स। तो जब क्लाइंट अपनी तरफ से नहीं बोल सकता हो या कोई सोशल प्रॉब्लम्स या हेजिटेशन फील करता हो तो नर्स वकालत करता है। तो ये हमारे पास एडवोकेट रोल प्ले होता है। प्राइमरी केयर प्रोवाइडर, इसमें नर्स एज अ प्राइमरी केयर प्रोवाइडर रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रोवाइड द एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज टू प्रमोट हेल्थ, प्रिवेंट इलनेस एंड डील विद एग्जिस्टिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो इसमें नर्स वो सारे बेसिक एसेंशियल चीज़ें प्रोवाइड करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिसमें क्लाइंट के हेल्थ में प्रमोशन आ जाए या प्रिवेंशन ऑफ द इलनेस हो या डीलिंग विद एग्जिस्टिंग हेल्थ प्रॉब्लम, जो भी क्लाइंट का हेल्थ प्रॉब्लम है उसके साथ डील करता है। तो ये कौन करता है? प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर एज अ नर्स। केस मैनेजर यानी कि मैनेज करना, कोऑर्डिनेट करना, बैलेंस करना, कोऑर्डिनेट्स एंड डायरेक्ट द सिलेक्शन एंड यूज़ ऑफ द हेल्थ केयर सर्विसेज। इसमें बैलेंस या कोऑर्डिनेट किया जाता है किस चीज़ में, या डायरेक्ट सेलेक्ट किया जाता है हेल्थ केयर सर्विसेज को टू मीट द क्लाइंट नीड्स, ताकि क्लाइंट्स के जो भी ज़रूरियात है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप है तो वो डायरेक्टली सिलेक्ट किया जाता है। मैक्सिमाइज द रिसोर्स यूटिलाइज एंड मिनिमाइज द एक्सपेंसेस ऑफ द केयर। तो मैक्सिमम रिसोर्सेज को यूज़ करना या एक्सपेंसिव को कम करना, मिनिमाइज करना, तो ये कौन करता है? केस मैनेजर। तो सिंपल हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेट करना, बैलेंस करना या डायरेक्टली सिलेक्ट करना हेल्थ केयर सर्विसेज को, ताकि क्लाइंट की ज़रूरियात को पूरा किया जाए और रिसोर्स को बढ़ाया जाए और एक्सपेंसेस को कम किया जाए। ये किसका काम है? केस मैनेजर का। आगे जाते हैं। हमने डिटेल में क्या पढ़ा? हमने डिटेल में पढ़ा क्लाइंट ओरिएंटेड रोल्स, डिलीवरी ओरिएंटेड रोल्स। हमारे पास सेकंड नंबर पर डिलीवरी ओरिएंटेड रोल्स आता है कि एक नर्स किस तरह रोल प्ले कर सकता है एक अच्छा हेल्थ प्रोवाइड करने में या हेल्थ केयर डिलीवर करने में। तो एज अ कोऑर्डिनेटर, केस मैनेजर एंड कोलैबोरेटर। एंड 3 नंबर पर आता है लेजेंड्स। तो आइए डिटेल में पढ़ते हैं इन तीनों को। पहले नंबर पर आता है कोऑर्डिनेटर केयर मैनेजर। हमने ऑलरेडी क्लाइंट ओरिएंटेड रोल में पढ़ा कि ऑर्गेनाइज करना एंड इंटीग्रेट या रेगुलेट करना सर्विसेज को टू बेस्ट मीट, ताकि अच्छी तरीके से क्लाइंट की जो ज़रूरत है वो पूरा हो सके एंड द मोस्ट एफिशिएंट मैनर पॉसिबल, कि जितना पॉसिबल अच्छी तरीके से क्लाइंट की नीड्स को पूरा किया जाए। तो उसके बेस पर सर्विसेज को ऑर्गेनाइज किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। कौन करता है? केस मैनेजर और कोऑर्डिनेटर। कोलैबोरेटर क्या करता है? कोलैबोरेशन करता है। एंगेजेस इन द शेयर डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम्स है, यानी कि जब मुख्तलिफ डिसीजन में हमारे पास हेल्थ प्रॉब्लम के साथ जो भी रिलेटेड डिसीजन हो तो वो कौन एंगेज करता है? कोलैबोरेटर एंड पोटेंशियल सोल्यूशन टू देम, और जो भी आगे सोल्यूशन हो सकता है और हेल्थ प्रॉब्लम का, और ये भी कोऑर्डिनेटर करता है। तो 2 चीज़ें करता है, डिसीजन के दरमियान एंगेज करना एंड पोटेंशियल सोल्यूशन टू देम। तो ये कौन करता है? कोलैबोरेटर। लेसन ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका मतलब है कम्युनिकेशन, राब्ता, प्रोवाइड एंड मेंटेन कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और अमंग द प्रोवाइडर्स, यानी कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर और क्लाइंट के दरमियान कम्युनिकेशन रखना या अमंग द प्रोवाइडर्स, यानी कि बिटवीन नर्सेज है। तो ये बिटवीन नर्सेज कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना कौन करता है? लेजेंड्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जब भी कम्युनिकेशन का वर्ड आता है तो इसका मतलब है LIAISON, लेजेंड्स। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अभी हमारे पास लास्ट जो आता है वो हमारे पास है पॉपुलेशन ओरिएंटेड रोल्स। तो आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। केस फाइंडर, लीडर, चेंज एजेंट, कम्युनिटी डेवलपर, कोalition बिल्डर एंड रिसर्चर। तो आइए इन 6 को डिटेल में पढ़ते हैं और उसके बाद
हमारे पास स्लाइड ख़त्म। अभी हम पॉपुलेशन ओरिएंटेड रोल्स को डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं, जिसमें नर्स जो भी रोल प्ले करता है वो पॉपुलेशन को टारगेट करता है। इसमें फॉर एग्जांपल केस फाइंडर, यानी कि केस को फाइंड करना पॉपुलेशन में। आइडेंटिफाई द क्लाइंट्स विद स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम्स और कंडीशन, तो पॉपुलेशन में हम उन क्लाइंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं या एज अ केस फाइंड करते हैं जो कि ख़ास डिजीज़ के साथ हो, ख़ास प्रॉब्लम के साथ हो। जेयर टूवर्ड द अवेयरनेस ऑफ द पॉपुलेशन लेवल प्रॉब्लम्स, तो ये हम किस लिए करते हैं कि हमें प्रॉब्लम के लेवल का पता चले और पॉपुलेशन में अवेयरनेस के हवाले से हमें कि पॉपुलेशन में कितने पर्सन डिजीज़ के साथ है और कितने नॉन डिजीज़ पर्सन है। सेकंड नंबर पर है लीडर। लीडर का मतलब ये होता है लीडिंग करना, यानी कि एक नर्स इस तरह का रोल पॉपुलेशन में प्ले करता है जो कि लीडिंग करता है क्लाइंट्स को, जो डिजीज पर्सन है उनको लीड करता है। इन्फ्लुएंसेस द क्लाइंट्स एंड अदर टू टेक द एक्शन रिगार्डिंग टू आइडेंटिफाई द हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है क्लाइंट को तो उसके हवाले से एक्शन के लिए कौन कहता है? लीडर कहता है। तो ये एक नर्स का रोल है। चेंज एजेंट, इसमें क्या होता है? नर्स रोल प्ले करता है एज अ चेंजिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल इनिशिएट एंड फैसिलिटेट द चेंज इन द इंडिविजुअल्स, तो इंडिविजुअल में फैसिलिटेट करना या चेंज फैसिलिटेट करना या इनिशिएट करना, लाना, तो ये कौन करता है इंडिविजुअल में? क्लाइंट्स पॉपुलेशन में चेंजिंग एजेंट। और क्लाइंट बिहेवियर और कंडीशन और दोस्त इफेक्ट इन पॉपुलेशन ग्रुप, तो क्लाइंट की बिहेवियर्स या कंडीशन में जो पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट कर सकते हैं तो उन सारे बिहेवियर्स में तब्दीली कौन लाता है? नर्स। तो ये एक रोल है जो कि नर्स प्ले करता है एज अ चेंजिंग एजेंट। ओके जी, आगे हमारे पास कंटिन्यू है और ये हमारे पास लास्ट स्लाइड होगा, उसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म। कम्युनिटी डेवलपर, नाम से ज़ाहिर होता है यानी कि कम्युनिटी में डेवलप लाना। मोबिलाइज द रेजिडेंट एंड अदर सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन टू टेक एक्शन रिगार्डिंग आइडेंटिफाई द कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स और इश्यूज़, कम्युनिटी में जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है या इश्यूज़ है उनको एक्शन में कौन लाता है? कम्युनिटी डेवलपर, नाम से ज़ाहिर होता है ये एक एज अ मोबिलाइज़र काम करती है, यानी कि एक्शन को मूवमेंट में लाते हैं ताकि कम्युनिटी में जो भी इश्यूज़ और प्रॉब्लम उनको सोल्व किया जाए। ओके जी, कोऑर्डिनेशन बिल्डर्स का क्या मतलब है? प्रमोट द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द अलायंस ऑफ द इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स ऑफ पीपल टू एड्रेस स्पेसिफिक हेल्थ इश्यूज। कोऑर्डिनेशन बिल्डर का मतलब ये होता है कि पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स में, लोगों में, क्लाइंट्स में इत्तेहाद लाना, यानी कि कोई भी स्पेसिफिक हेल्थ इशू हो तो उसके हवाले से लोगों को इकट्ठा करना और प्रमोट डेवलपमेंट एंड मेंटेन ऑफ द अलायंस, यानी कि इंडिविजुअल के दरमियान इत्तेहाद इत्तेफाक लाना कोई स्पेसिफिक हेल्थ इशू के हवाले से। तो ये किसका काम है? कोऑर्डिनेशन बिल्डर का मतलब है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। कोऑर्डिनेशन बिल्डर यानी कि अलायंसेज ऑफ द इंडिविजुअल, इत्तेहाद लाना बिटवीन इंडिविजुअल्स है। तो ये टर्म आपको याद रखना चाहिए। रिसर्चर क्या करता है? रिसर्च करता है। कंडक्ट द स्टडी टू एक्सप्लेन द हेल्थ रिलेटेड फिनोमिना, ये स्टडी को कंडक्ट करता है एज अ रिसर्च की शक्ल में ताकि एक्सप्लेन करे हेल्थ रिलेटेड फिनोमिना प्रोसेस एंड टू एवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरवेंशन टू कंट्रोल देम। और क्या करता है? एवेलुएट करता है इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरवेंशन को, जो भी इंटरवेंशन की जाते हैं, जो भी एवोल्यूशन की जाती है किसी भी प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए, तो उसके बारे में एक रिसर्च की जाती है। तो ये किसका काम है? रिसर्चर का। तो ये भी एक रोल है जो कि नर्स रोल इसमें प्ले करता है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रोल थे, आप लोगों को ज़रूर इसके बारे में पता होना चाहिए। और ये हमारा लास्ट स्लाइड था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हम आगे भी FIN का सेकंड चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और एक रिक्वेस्ट भी आपसे करनी थी कि आप अपने दोस्तों के साथ और ग्रुप्स में, कॉलेजेस के साथ, क्लासमेट के साथ ये शेयर करें ताकि दूसरे लोगों स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो जाए। तो आज तक इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल का भी और अपनी फैमिली का भी। अल्लाह हाफ़िज़।